हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका विधि की पाठशाला में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशंस, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक पार्ट है। तो चलो शुरू करते हैं। क्या होता है प्रीपोजिशन? तो प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच इज़ यूज टू इस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन टू नाउन्स, यानी दो नाउन के बीच का रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। चलो एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है द बुक इज़ ऑन द टेबल। अब यहाँ पे कौन कौन से नाउन है? बुक एक नाउन है और टेबल एक नाउन है, और इज़ क्या है? आपका ऑक्सिलरी वर्ब है। अगर ऑन को मैंने छुपा दिया तो क्या हो जाएगा? द बुक इज़ टेबल। तो दोनों के बीच का क्या रिलेशन है? दोनों एक दूसरे के साथ में कैसे कनेक्ट है? उनका रिलेशन हम इस्टेब्लिश कर पा रहे हैं क्या? नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हिंदी में भी देखिए, टेबल पर किताब है, लेकिन अगर मैंने इस पर को छुपा दिया तो क्या हो जाएगा? टेबल किताब है, जो कि क्या है? गलत है। तो प्रीपोजिशन के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं? दो नाउन के बीच का रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे आर सिटिंग इनटू द रूम, यानी वे रूम में बैठ रहे हैं। तो यहाँ पे इनटू क्या हो गया? आपका प्रीपोजिशंस हो गया। तो सिंपली आपको ध्यान देना है कि दो नाउन के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए जिन वर्ड्स का यूज़ होता है उन्हें हम कहेंगे प्रीपोजिशंस। वैसे तो बहुत सारे प्रीपोजिशंस है, लेकिन इस वीडियो में हम जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस है उनके यूज़ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम देखेंगे पोजिशन ऑफ प्रीपोजिशन। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहला पोजीशन देखेंगे, आफ्टर प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड, यानी अगर प्रीपोजिशन के बाद में कोई भी नाउन है तो उससे हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव केस कंसिडर करेंगे। तो प्रीपोजिशन के बाद जब भी कोई नाउन आएगा वो सब्जेक्ट नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, रिया हैज़ कंप्लेन अगेंस्ट राम एंड मी। तो इस सेंटेंस में अगेंस्ट, ये क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। अगेंस्ट यानी खिलाफ। किसके खिलाफ कंप्लेन की उसने? राम एंड मी। देखो, अगेंस्ट के बाद में ये जो वर्ड है वो क्या है? हमारे ऑब्जेक्ट है। तो राम का तो ऑब्जेक्टिव केस राम ही होगा, क्योंकि वो क्या है? किसी का नाम है। बट यहाँ पे अगर आई होता तो ये गलत हो जाता सेंटेंस, क्योंकि आई क्या है? सब्जेक्टिव केस है, और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया? मी। तो हमेशा ध्यान देना कि जब भी कोई प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद में जो भी नाउन यूज होगा वो हमेशा कौन से केस में रहेगा? ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। सेकंड एग्जांपल देखो, सोहम गेव अ पेन टू मी। तो यहाँ पे आपका जो टू है वो क्या है? प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो टू के बाद में जो भी आपका नाउन या प्रोनाउन आएगा वो हमेशा किस में रहेगा? आपके ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। देखो यहाँ पे प्रोनाउन के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव केस है? तो आई का ऑब्जेक्टिव में मी होगा, यू का यू होगा। अगर यू कहाँ पे आया हुआ है? स्टार्टिंग में आया हुआ है तो वो होगा सब्जेक्टिव केस, और किसी प्रीपोजिशन के बाद होगा तो वो क्या होगा? आपका ऑब्जेक्टिव केस। वी का ऑब्जेक्टिव अस होता है, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, दे का देम। और कोई अगर नाम है, किसी का नेम है, तो वो नेम चेंज होगा क्या? ऑब्जेक्ट में नहीं होगा, नेम हमेशा सेम होगा। तो इसलिए यहाँ पे राम क्या था? सब्जेक्ट होने के बावजूद प्रीपोजिशन के बाद आने के बाद वो क्या बन गया? ऑब्जेक्टिव केस बन गया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फाइंड द एरर में इस पे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसे अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट हम देखेंगे, आफ्टर प्रीपोजिशन जिरंट, दैट इज वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को आईएनजी लगने के बाद वो क्या बन जाएगा? हमारा जिरंट बन जाएगा, इज यूज। मतलब प्रीपोजिशन के बाद में वर्ब का कौन सा फॉर्म आने वाला है? तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म आने वाला है। इसके पहले हमने देखा कि प्रीपोजिशन के बाद में अगर कोई नाउन है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, और प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब है तो वो हमेशा कौन से फॉर्म में होगा? आईएनजी फॉर्म में। जो टू है वो टू एज अ प्रीपोजिशन भी यूज होता है और इन्फिनेटिव भी यूज होता है। तो इन्फिनेटिव के केस में वर्ब का V1 फॉर्म आएगा, ना कि आईएनजी फॉर्म। लेकिन अगर टू को आप प्रीपोजिशन ले रहे हो तो हमेशा क्या आएगा? आपका आईएनजी फॉर्म आएगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, ऑन रीचिंग होम ही रॉट मी अ लेटर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका प्रीपोजिशन है ऑन, और उसके बाद में वर्ब को क्या लगा है? आईएनजी लगा हुआ है। तो जब भी प्रीपोजिशन के बाद में कोई भी वर्ब हो तो उसके किस फॉर्म में लिखना है? आईएनजी फॉर्म में लिखना है। सेकंड फॉर्म देखो, थिंक बिफोर स्पीकिंग, यानी बोलने से पहले सोचो। तो यहाँ पे भी बिफोर यानी क्या होता है? पहले, और यहाँ पे भी वर्ब को क्या लगा है? आईएनजी लगा है। शी अर्न्स मनी बाय टीचिंग चिल्ड्रन।
ठीक है। तो यहाँ पे भी बाय क्या है, आपका प्रीपोजिशन है, और उसके बाद जो वर्ब आया है उसमें भी क्या लगा हुआ है, आईएनजी लगा हुआ है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कुछ प्रीपोजिशंस और उसके यूजेस। तो पहला प्रीपोजिशन है हमारा ऑन। ऑन का मतलब होता है ऊपर। एक टेबल है और टेबल के ऊपर एक ऑब्जेक्ट है जो एक दूसरे को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, एक दूसरे के कांटेक्ट में है। तो जब भी कोई चीज़, जब भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में हो तो हमें क्या यूज़ करना है, ऑन यूज़ करना है। जैसे देखो, द बुक इज़ ऑन दी टेबल। अब बुक और टेबल एक दूसरे के कांटेक्ट में है, इसलिए यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ हुआ है, ऑन, यानी बुक टेबल के ऊपर है। उसी के साथ साथ ऑन डेट, किसी डेट के पहले, किसी डेज के पहले, या कोई भी प्लेन जो सरफेस होता है उसके पहले भी हम किसका यूज़ करेंगे, ऑन का यूज़ करेंगे। जैसे देखो, माई बर्थडे इज़ ऑन 2 अक्टूबर। तो यहाँ पे देखो कोई डेट है, इसलिए डेट के पहले कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ हुआ है, ऑन। वी हैव अ मीटिंग ऑन मंडे। तो यहाँ पे भी मंडे क्या है, आपका डेज नेम है, तो डेज नेम के पहले भी क्या यूज़ होने वाला है, ऑन। आई एम ऑन दी रूफ, मैं छत के ऊपर हूँ। तो छत जो होती है वो सरफेस होती है, प्लेन जगह होती है, तो ये भी क्या हो गया, आपका सरफेस हो गया, इसलिए यहाँ पे भी क्या आएगा, आपका ऑन आएगा। ऑन का यूज़ कहाँ कहाँ होगा, जब भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में हो, किसी भी डेट के पहले, किसी भी डेज के पहले, या किसी भी सरफेस के पहले क्या आने वाला है, ऑन आने वाला है। नेक्स्ट है हमारा अबाउ। अबाउ का भी मीनिंग क्या होता है, ऊपर होता है। देखो, when two objects are not in contact, यानी कोई चीज़ किसी के ऊपर है लेकिन ऊपर वाली चीज़ नीचे वाली चीज़ के कांटेक्ट में नहीं है, तब हम क्या यूज़ करेंगे, अबाउ यूज़ करेंगे। जैसे देखो, द फैन रोटेट्स अबाउ मी, यानी एक नाउन है फैन, दूसरा नाउन है मी। तो मेरे ऊपर फैन घूम रहा है, तो फैन और जो मैं है तो एक दूसरे के कांटेक्ट में है क्या, एक दूसरे को टच कर रहे हैं क्या, नहीं। तो जब भी कोई चीज़ आपके ऊपर है और डिस्टेंस मेंटेन कर रही है, तब हम क्या यूज़ करेंगे, अबाउ यूज़ करेंगे। जैसे बर्ड्स फ्लाई अबाउट द ट्री, अभी जो पंछी हो रहे हैं वो पेड़ के ऊपर उड़ रहे हैं, तो पंछी और पेड़ ये कांटेक्ट में है क्या, नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या आया, अबाउ आया। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ओवर। ओवर का मतलब क्या होता है, ऊपर। तो गतिमान अवस्था में किसी चीज़ के ऊपर होने पर, जैसे द प्लेन इज़ फ्लाइंग ओवर द विलेज। अब जो प्लेन है वो गतिमान अवस्था में है और गांव के ऊपर से उड़ रहा है, तो गतिमान अवस्था के साथ में क्या आएगा, ओवर का यूज़ आएगा। ऊपर वाली चीज़ नीचे वाली चीज़ को ढकती है कम से कम 2 दिशाओं में, तभी भी ओवर का यूज़ किया जाता है। जैसे कि देयर इज़ अ ब्रिज ओवर द रिवर। अब जो रिवर है, रिवर को ब्रिज क्या करता है, 2 दिशाओं से ढकने का काम करता है, इसलिए भी यहाँ पे क्या यूज़ होने वाला है, ओवर यूज़ होने वाला है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है हमारा इन। इनका मतलब होता है में या फिर अंदर। तो पहला यूज है वी यूज इन बिफोर मंथ्स, ईयर, सेंचुरीज एंड लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी किसी भी महीने के, ईयर के, सेंचुरी के या लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के पहले हम किसका यूज़ करने वाले हैं, इनका यूज़ करने वाले हैं। जैसे इन नवंबर मंथ हो गया, इन विंटर क्या हो गया, एक सीजन हो गया, ठीक है। इन 2001 एक ईयर हो गया। तो यहाँ पे इनका यूज़ हम इन सभी के साथ में करेंगे। उसके बाद में जब भी बड़े प्लेसेस होती है, जैसे किसी कंट्री का नाम, किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम या किसी सिटी का नाम हो, उसके पहले भी हम किसका यूज़ करते हैं, इनका यूज़ करते हैं। जैसे आई लिव इन इंडिया, तो इंडिया क्या है, एक कंट्री है, तो इसके पहले हमने किसका यूज़ किया, इनका, मतलब मैं इंडिया में रहती हूँ। क्लोज सरफेस के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, इनका यूज़ करते हैं। जैसे वी आर स्टडिंग इन दी क्लासरूम, जो क्लासरूम है वो क्या है, क्लोज सरफेस से चारों दिशाओं से घिरी हुई है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ होगा, इन यूज़ होगा, यानी हम क्लासरूम में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है हमारा एट। तो एट कब यूज़ होता है, फॉर स्मॉल एरियाज, यानी स्पेसिफिक लोकेशन को शो करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एट का। जैसे आई एम एट द रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट क्या है, एक स्पेसिफिक लोकेशन वहाँ पे शो है, इसलिए हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, एट का। स्पेसिफिक वक्त है, तो वक्त के साथ भी हम किसका यूज़ करेंगे, एट का। जैसे एट 11:30 PM, एट मिडनाइट, आई एम एट दी ऑफिस। तो ऑफिस भी क्या है, एक स्मॉल एरियाज है, एक स्पेसिफिक लोकेशन है, तो स्पेसिफिक लोकेशन के साथ में एट यूज़ करते हैं। और जब कोई बड़ी सिटी, कंट्री, डिस्ट्रिक्ट हो, तब हम किसका यूज़ करेंगे, इन। नेक्स्ट है हमारा बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है बीच में। तो ये कब यूज़ होता है, फॉर 2 पर्सन और 2 थिंग्स के लिए। जैसे देखो, राम सिट
बिटवीन टू बॉयज, राम दो लड़कों के बीच में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली दो चीज़ों के बीच वाली पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, बिटवीन का यूज़ करते हैं। जैसे बिटवीन यू एंड मी यू आर वेरी स्टूपिड, यानी हम दोनों के बीच में आप बहुत ही क्या हो, स्टूपिड हो। ठीक है, तो यहाँ पे दो लोग कौन है, यू एंड मी। तो जब भी कोई दो लोग हो या दो वस्तुएं हो तो दोनों के बीच में हमेशा क्या यूज़ होने वाला है, बिटवीन यूज़ होने वाला है। नेक्स्ट है हमारा अमंग। अमंग का भी मतलब क्या होता है, बीच में। ठीक है, तो एग्जैक्टली दो वस्तुएं हो तो हम बिटवीन का यूज़ करेंगे, लेकिन जब मोर देन टू पर्सन और दो ऑब्जेक्ट है तब हम किसका यूज़ करेंगे, अमंग का यूज़ करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे शी फेल्ट गुड अमंग हर फ्रेंड्स, यानी उनके दोस्तों में वो क्या करती है, अच्छा फील करती है। तो नेक्स्ट है द डिसीज स्प्रेड क्विकली अमंग द पॉपुलेशन, यानी जो भी बीमारी है वो बड़े तेजी से फैल रही है, किसके बीच में, तो लोगों के बीच में। तो लोग दो तो नहीं होंगे, दो से ज़्यादा ही होंगे, इसलिए यहाँ पे किसका यूज़ किया है, अमंग। तो ध्यान दो स्पेसिफिक पर्सन या ऑब्जेक्ट के बीच में क्या यूज़ होगा, बिटवीन, और दो से ज़्यादा अगर ऑब्जेक्ट है या व्यक्ति है तो क्या यूज़ होने वाला है, अमंग यूज़ होने वाला है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है इनटू। इनटू कब यूज़ होता है, फॉर द मोशन, यानी जब भी कोई चीज़ अंदर से बाहर आ रही होंगी। ठीक है, जब भी कोई चीज़ क्या है, अंदर से बाहर या बाहर से अंदर आ रही होंगी, उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, इनटू यूज़ करेंगे। मतलब मोशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इनटू। और कोई भी चीज़ ऑलरेडी स्टेबल कंडीशन में क्लोज सरफेस के अंदर है तब हम क्या यूज़ करते हैं, इन यूज़ करते हैं। पोर द मिल्क इनटू अ बॉल, यानी जो तो मिल्क क्या हो रहा है, बाहर से बॉल के अंदर आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ किया हमने, इनटू यूज़ किया। ठीक है, नेक्स्ट देखो द कैट जंप इनटू द बॉक्स, यानी कैट क्या कर रही है, जंप कर रही है, किसके अंदर जंप कर रही है, बॉक्स के अंदर, यानी वो मोशन में है कैट। ठीक है, तो जब भी कोई चीज़ मोशन में हो, बाहर से अंदर की ओर जा रही हो, उस कंडीशन में हम क्या यूज़ करेंगे, इनटू का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा टू यानी के तरफ। इट शोज द डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन ऑफ पर्सन और थिंग्स, यानी किसी व्यक्ति या चीज़ की डायरेक्शन या डेस्टिनेशन बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, टू का यूज़ करते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू द मार्केट, यानी मेरा जो डायरेक्शन है वो किसकी ओर है, मार्केट की तरफ है, मतलब मैं मार्केट की तरफ जा रहा हूँ। शी वॉक टू द पार्क, वो पार्क की तरफ चल रही है, यानी किसी भी डायरेक्शन या डेस्टिनेशन को बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, टू का यूज़ करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम टू। फ्रॉम टू का मतलब से तक, टाइम ड्यूरेशन शो करवाने के लिए हम फ्रॉम और टू का यूज़ करते हैं। किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग और एंडिंग पता है तो उस स्टार्टिंग के पहले हम फ्रॉम लगाएंगे और एंडिंग के पहले क्या लगाएंगे, हम टू लगाएंगे। जैसे देखो शी वॉक फ्रॉम हर हाउस टू द पार्क, यानी वो चल रही है, कहाँ से चल रही है, घर से पार्क तक चल रही है। तो यहाँ पे उसने चलना कहाँ से स्टार्ट किया, स्टार्टिंग कहाँ से हुई, हाउस से, तो स्टार्टिंग के पहले होम लगाएंगे और कहाँ तक चल रही है, पार्क तक, तो एंड के पहले हम क्या लगाएंगे, टू। देखो यहाँ पे द स्टोर इज ओपन फ्रॉम 9 AM to 5 PM, तो यहाँ पे भी क्या है, स्टोर के ओपन होने का टाइमिंग दिया हुआ है, स्टार्टिंग भी टाइम है और एंडिंग टाइम है, इसलिए स्टार्टिंग टाइम के पहले क्या आएगा, फ्रॉम, और एंड टाइम के पहले क्या आएगा, आपका टू आएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रीपोजिशन बिसाइड। बिसाइड्स का मतलब होता है के बाजू में या फिर के बगल में। नेक्स्ट टू और क्लोज टू, यानी किसी के बाजू में या किसी के बगल में कोई चीज़ होना या कोई व्यक्ति होना। देखो यहाँ पे ही इज सिटिंग बिसाइड्स मी, यानी वो मेरे बाजू में बैठा हुआ है। स्पेलिंग ध्यान दो, BESIDE है, बिसाइड। ही स्टैंड बिसाइड्स मी, यानी वो मेरे बाजू में खड़ा है। नेक्स्ट है हमारा बिसाइड्स। देखो BESIDES, तो बिसाइड और बिसाइड्स में सिर्फ यस का फर्क है, लेकिन इसका मीनिंग टोटली चेंज हो जाता है। तो बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, यानी इसके अलावा भी। देखो बिसाइड्स क्रिकेट राम प्लेज फुटबॉल एंड टेनिस, यानी क्रिकेट के अलावा भी राम क्या करता है, फुटबॉल और टेनिस खेलता है। नेहा लाइक्स ऑल फ्रूट्स बिसाइड्स एप्पल, यानी नेहा को एप्पल के अलावा भी सभी के सभी फ्रूट्स क्या है, पसंद है। तो आई होप बिसाइड और बिसाइड्स का डिफरेंस आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं अंडर। ठीक है, तो अंडर का मतलब होता है के नीचे। तो जब भी कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे है और दोनों भी चीज़ आपस में टच नहीं हो रही है तब किसका यूज़ करेंगे, अंडर का यूज़ करेंगे। देखो द कैट वॉज अंडर द टेबल, यानी जो कैट थी वो कहाँ पे थी, टेबल के नीचे थी।
तो जो कैट और टेबल है एक दूसरे को टच कर रहे थे क्या, कांटेक्ट में थे क्या, नहीं, तो उस केस में हम किसका यूज़ करेंगे, अंडर का यूज़ करेंगे। और बिलो का मतलब होता है से नीचे, ठीक है। तो किसी लेवल के नीचे या किसी लिस्ट के नीचे अगर आपको कोई चीज़ इंडिकेट करनी है लिस्ट में या लेवल में, तब हम किसका यूज़ करेंगे, बिलो का यूज़ करेंगे। ही इज़ बिलो 20 यानी वो 20 के नीचे है। तो यहाँ पे एक नंबर की लेवल दी गई है, तो उस लेवल में वो क्या है, नीचे है। उसके बाद द पिक्चर इज़ बिलो द लाइन, तो यहाँ पे लाइन एक लेवल है जिसके नीचे कोई पिक्चर है, ठीक है। योर मार्क्स इज़ बिलो 50 यानी यहाँ पे भी क्या है, लिस्ट में या लेवल में कोई चीज़ जब भी नीचे होती है तब हम किसका यूज़ करते हैं, बिलो का यूज़ करते हैं। तो आई होप आज का आपका जो प्रीपोजिशन का चैप्टर है आपको अच्छे से समझा है। इस वीडियो को फिर से देखिए ताकि और इस प्रीपोजिशंस के यूज़ को आप अच्छे से समझ पाए। दिया हुआ होमवर्क आपको ज़रूर करना है ताकि इससे रिलेटेड जो भी डाउट हो आपके क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।